कि उसको कहाँ फंसाते हैं। लेकिन बैट्समैन गलती नहीं करता कभी भी, बॉलर का काम है उससे गलती करवाना। अब आप उसको वेरिएशन में फंसाएंगे। नुमान ने अच्छी बॉलिंग की है, यासिर ने भी ठीक की है बॉलिंग। तो आपको स्कोर कंटेन भी करना है और विकेटें भी लेनी है। और अगर आपके पास प्लान हो ना कि यार मैंने बॉल मिडिल स्टंप पे करना है, मिडिल एंड ऑफ पे करना है, तो आप श्योर होते हैं। जब उसको पता ही नहीं है मैंने बॉल किधर की है, जब आपके पास एक हो ना डायरेक्शन के यार मैंने इधर ही बॉल करना है, इसी लाइन पे करना है, तो वो कॉन्फिडेंट होगा कि यार नहीं ये लो, इसको ये लग रही थी क्योंकि अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, क्रिकेट चैट लेकर आज फिर हम हाजिर हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि दूसरा टेस्ट मैच जो कि इस सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान, काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, काफी चीजें हो रही हैं और आज का दिन भी बहुत इंटरेस्टिंग था। तो मेरा ख्याल है कि एक ओवरव्यू से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। खालिद, आज का दिन आपको आपने कैसा देखा? और जैसे कि मैं खास तौर पे कल मुझे परेशानी थी कि बाबर साहब आएंगे और आके विकेट दे देंगे पहले एक दो ओवरों में, उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया है। तो जी खालिद। जी बिल्कुल, आपने जिस तरह कल प्रिडिक्ट किया था कि पहला घंटा मुश्किल है और उसके अलावा 15 मिनट पहले स्टार्ट होना है, तो 15 मिनट भी काउंट होंगे, तो 1 आवर एंड 15 मिनट्स। और वही हुआ कि उसने जिस तरह बाबर आजम वनरेबल होता है नेक्स्ट डे, उसने शॉट खेली और वो आउट हो गया। फिर फवाद ने भी उस चीज़ का शायद प्रेशर लिया या स्ट्राइक लेने की कोशिश की, हालांकि टेस्ट मैच में कोई तुक नहीं बनता कि आप रन आउट हो जाएं। और वो इतनी अपनी प्राइम फॉर्म में है कि वो रन आउट ही हो सकता था एट द मोमेंट। तो उसके अलावा पाकिस्तान इससे ज़्यादा अच्छा कर सकता था काफ़ी। और लेटर ऑन फ़हीम ने बहुत अच्छी इनिंग खेली और बाद में मुझे लगता है कि उसने अपनी गेम चेंज कर दी थी। अगर उसी को वो कैरी ऑन करता, अपने शॉट्स ना रोकता, तो 300 प्लस हो जाता। और अगर आप उसके 68 निकाल दें तो पाकिस्तान 200 भी ना करता। तो वैल्यूबल काफ़ी रही। और साउथ अफ्रीका जब बैटिंग करने आया उस टाइम भी हसन अली पे ड्यू है, और ये अच्छा डिसीजन था कि उसको खिलाया है, बिकॉज उसने अब जान मारनी है। और बाकी अच्छा दिन रहा। 106 पे आई थिंक 4 आउट हैं, तो पकड़ सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है। डी कॉक ने भी 24 किया है 11 बॉल्स पे। तो वो हाँ, और वो आई थिंक अपने माइंडसेट से आया है कि उसने अपने शॉट्स खेलने हैं, तो उसको रोकना पड़ेगा। और ये पार्टनरशिप जो भूमा है ये भी गुड गुड प्लेयर है। तो अगर इनकी आपस में वो कॉम्बिनेशन बनता है तो दे कैन चेंज द गेम। तो विल बी इंटरेस्टिंग टुमारो। जी काशिफ। जी, मैं तो इसे डिसअपॉइंटिंग डे कहूंगा। अगर आप आखिरी का 1 डेढ़ घंटा निकाल दें तो वो टोटल दिन साउथ अफ्रीका की तरफ ही जा रहा है। आपने बैटिंग में जो किया, आपको बहुत लंबा स्कोर करना चाहिए था। हाँ, फहीम अशरफ बहुत अच्छा खेला। अब जैसे अब बाबर आजम, अगर आप यही रूटीन रखनी है आपने कि नए दिन में आके आप 20 बना देते हो उसको, या पहले ही दिन पे आते शॉट मार रहे हो, तो आपको बड़ी देर है अभी। बाबर आजम ठीक है, अच्छा प्लेयर है, गुड प्लेयर है, लेकिन ग्रेट प्लेयर बनने के लिए उसको लंबी इनिंग्सें खेलनी पड़ेंगी। ये नहीं होगा कि जी मेरा ये मतलब ये कमजोरियां अपनी खत्म करनी पड़ेंगी। तो बहुत डिसअपॉइंटिंग आउट हुआ है बिल्कुल बाबर आजम। और फवाद का बिल्कुल ऐसा ही है कि वो इतनी फॉर्म में कि वो सिर्फ रन आउट ही हो सकता है। और अब रिजवान आया, जैसे अब मुझे मैनेजमेंट की समझ नहीं आ रही, क्या उनको कह कह के भेज रहे हैं कि भाई जाके रोकना शुरू कर दो, क्या करना। रिजवान, आप न्यूजीलैंड की इनिंग्स उठा के देख लें, इंग्लैंड की अपनी शॉट्स चलाता है, लेकिन आज वो बिल्कुल चला ही नहीं सका शॉट। अब जब स्कोर रुकता है, तो जब आप नॉर्मल गेम नहीं कर रहे होते ना आप, तो आप मुसीबत में फंस जाते हो। तो आप उनको नॉर्मल गेम करने दो ना। अभी जैसे खालिद भी बता रहे हैं कि भाई अशरफ तेज खेल रहा था, फिर मतलब उसको बाहर से जो ऑर्डर्स आते हैं वो ब्लॉकिंग पे लगा देते हैं। तो जैसे ही आप अपना नेचुरल स्टाइल चेंज करेंगे, हाँ थोड़ा बहुत आप कर सकते हो चेंज, लेकिन अगर आप मुकम्मल चेंज करोगे तो बहुत मुसीबत में पड़ जाएंगे।
लास्ट सेशन में आपका जी शाहीन अफरीदी बिल्कुल कोई खास नजर नहीं आया कि वो कोई वर्ल्ड लेवल का बॉलर है। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कोई क्लब लेवल का बॉलिंग कर रहा है। हसन अली को मिल गई विकेटें, ठीक है, ओके। और हाँ, आखिर में बिल्कुल ये कि पाकिस्तान भी अभी गिरफ्त में आ गया है मैच। वो आखिरी 1 1.5 घंटा अगर लगा लेते हैं बीच में, तो गिरफ्त तो मजबूत है पाकिस्तान की। बाकी जो डीकॉक है, तो वो कल सुबह भी ऐसे ही खेलेगा। तो आप देखें आप उसको कितनी देर खेलने देते हैं, या वो कितनी देर खेल सकता है। क्योंकि ये विकेट जो कराची वाली विकेट है उससे थोड़ा बेहतर है, इसमें बैट बॉल थोड़ा सा बैट पे आ रहा है। तो अब तो ये डिपेंड करता है सुबह ये इनको कितनी जल्दी आउट करते हैं और कितना उसका स्कोर को कंटेन करते हैं, ये दोनों चीजें काउंट करेंगी। जी। जी, तो मैं थोड़ी सी एक दो बातें ऐड करना चाहूंगा, और मैच के हवाले से पहले मैं कुछ बातें बाबर आजम के हवाले से करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे रात को इसकी परेशानी थी, क्योंकि इसको मैंने देखा है जब भी नेक्स्ट डे आया है इस तरह की शॉट खेल के हमेशा इसी तरह इसने स्लिप में आउट हो गया है या बोल्ड हो गया है। अब बात यह है कि जैसे कल खालिद भी बात कर रहे थे कि मियादाद के बाद बड़ा अरसा बाद पहला कोई प्लेयर जो है ग्रेट प्लेयर नजर आ रहा है। लेकिन अब मैं आपको ये बताऊं, ये मेरा एक सीरियस कंसर्न है कि इसमें ग्रेट प्लेयर बनने की क्वालिटीज मौजूद हैं, लेकिन इसके अंदर वो ख्वाहिश नजर नहीं आती कि मैं बनूं। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। दो प्लेयर जो हैं, मैं दो रेफरेंस दूंगा, और अब भी वो बड़े प्लेयर कंसिडर होते हैं कंपैरेटिवली, मतलब डेविड गार और केविन पीटरसन, दोनों के तकरीबन 7-7 8-8 हजार रन हैं, जो कि इंग्लैंड के टेस्ट अचीवमेंट्स में टॉप की लिस्ट में है, और इन्होंने बड़ी बड़ी अच्छी इनिंग्स खेल के मैच जिताए भी हैं। लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि जो अचीव कर सकते थे इन्होंने अचीव नहीं किया, अपने एटीट्यूड की वजह से, कि ये गेम सिर्फ अपने लिए खेलते थे, मैच की सिचुएशन को नहीं ये खेलते थे। इनको जैसे अपना दिल करता था, जितना जैसे खेलने का मजा आता था ये वैसे खेलते थे। उस करने में मैच जीत जाते थे तो ठीक है, नहीं तो टीम प्लेयर नहीं थे ये। अब बाबर आजम को आप देख लें, इसका रिकॉर्ड भी उठा के 50 तक तो ये बड़ा फ्लुएंट, बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जाता है। उसके बाद लगता है बोर हो गया है, और इसने बेशुमार इनिंग्स में जो है ना ये इस तरह आउट हुआ है। तो मुझे अब ये खतरा लगना शुरू हो गया है कि ये इस तरह की 50 में देता रहेगा, टीम में ये रहेगा, वनडेज में भी देगा, T20s में भी देगा, लेकिन जो इसका पोटेंशियल है ये उससे फॉल शॉर्ट कर जाएगा। और ये प्रॉब्लम मेरे ख्याल इनकी फैमिली में है। उमर अकमल जो है बहुत अच्छा प्लेयर है, उसके पास उसके अगर स्किल्स में देखा जाए, लेकिन उसने कभी अपने आप को अप्लाई नहीं किया। उसकी जो दिल में आया वो करके बैठे बैठे खड़ा खड़ा अच्छा भला खेल रहा होता था, शॉर्ट खेल के चला जाता था। तो आज के बाद जो है, अगर इसने अपना एटीट्यूड और एप्लीकेशन ठीक ना की बाबर आजम ने, तो अनफॉर्चुनेटली जो इससे एक्सपेक्टेशंस है, मेरा नहीं ख्याल कि ये उस पर पूरा उतरेगा। और जहां तक मैच का ताल्लुक है, मुझे सुबह डीकॉक से काफी डर लग रहा है। आई एम रियली वरीड। जिस तरह वो शुरू हुआ है, अगर वो 2 घंटे गुजार गया ना, तो मैच का सारी जो है ना सिचुएशन चेंज हो जाएगी। और एक आखिरी चीज, जो आज इन्होंने रिव्यू नहीं लिया बबूमा का, दैट वाज रिडिकुलस, और फिर उसके बाद जो ले लिया वो उससे बड़ा रिडिकुलस था। तो अब कल क्या देखते हैं खालिद आप, इस मैच को आगे ये किस तरफ जा रहा है? आपकी बात को ही मैं आगे बढ़ाऊंगा। बिल्कुल आई एग्री विद यू। डीकॉक का माइंडसेट मुझे ये लग रहा है कि यार मैंने वैसे भी आउट हो जाना है, तो मैं जितनी देर रहूं मैं अपने शॉट्स तो खेलूं। तो इस तरह डिफेंसिव खेलने का क्या फ़ायदा। और बेसिकली अगर देखें तो वो T20 काफ़ी खेला है और वनडेज भी खेलेगा, तो वो उसी माइंडसेट से जा रहा है कि मैं पॉजिटिव खेलूं, शॉट्स अपने मारूं। और कुछ जो एक्सपर्ट हैं वो ये कह रहे थे कि देखें हसन अली ने बॉल की है, बॉल बैठना शुरू हो गया है, जो बोल्ड किया है उसने डॉसन को। लेकिन अगर आप हसन अली की बॉलिंग देखें
तो वो ऐसे ही आउट करता है, उसका बॉल स्किड होता है क्योंकि ही इज नॉट वेरी टॉल। वो ना बॉल को मारता है, और पुराना बॉल ना उसके आप सारे डिसमिसल्स देखें इसी तरह बोल्ड होते हैं कि ऐसे लगता है कि बॉल बैट की है। बैट्समैन का रिएक्शन ये होता है, वो स्किड होती है बॉल। तो विकेट बिल्कुल इवन खेल रहा है। डी कॉक को अगर ना रोका वो तो लंबा जाएगा, ठीक है। और साथ इनका बहुत अच्छा, जैसे मैंने बताया कि कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनेगा कि वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। बैट्समैन बहुमा, वो स्टॉप, वो टिकल 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, इधर से एक बाउंड्री लग जाएगी 3-4 ओवर के बाद। और दूसरी मैं स्पिनर्स की बात करूंगा कि स्पिनर्स को ना बॉल फ्लाइट से करने पड़ेंगे। जितना तेज करेंगे उतना वो बल्ले पे आएगा बॉल, ठीक है। अगर फ्लाइट से करेंगे तो बॉल टॉप स्पिन होगा, बॉल टर्न एंड बाउंस होगा। अगर जितना जोर से बॉल करेंगे उतनी जोर से इनको शॉट लगेगी। तो इनको ना, इन अदर वर्ड, जब बैट्समैन कोई शॉट मार रहा हो तो स्पिनर को ना, जो गुड स्पिनर होते हैं वो दे टेक द पेस ऑफ द बॉल। तो फिर बैट्समैन को सारी पावर लगानी पड़े और मिस टाइम हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज फॉर एग्जांपल अगर डी कॉक 100 कर जाता है, ठीक है, और 50, 60 या 70 बहुमा साथ खेल जाता है, 300 बॉलें खेल के कर जाता है, तो इनकी लीड अगर हो जाती है 150, तो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि लास्ट जो 5 टेस्ट मैच हैं उसमें से जिस टीम ने पहले बैटिंग की है वो खाली एक मैच जीती है, 4 दूसरे जीते हैं जिन्होंने सेकंड बारी की है, और विकेट बिल्कुल इवन खेल रही है। और कराची की जो विकेट इन्होंने बनाने की कोशिश की थी स्पिन, लेकिन वो बनी नहीं थी, वो अनइवन बन गई थी। और ये वाली विकेट ठीक है, और वेदर भी देख लें। और मुझे ये लगता है कि स्पिनर आउट नहीं करेंगे, सीमर ही आउट करेंगे पाकिस्तान के। और हसन जिस तरह से मार के बॉल कर रहा है, अगर वो करता रहा तो ही विल डू वेल। और एक चीज मैं भूल गया कि नॉर्टजे ने 5 आउट किए हैं, तो उसने देखें बॉल कैसे किए हैं, बहुत अच्छे बॉल किए हैं। और वेल डन टू हिम एज वेल। जी काशिफ, कल का क्या प्लान होने चाहिए आपके ख्याल में? जी मैं अपना डिकॉक से ही बात स्टार्ट करूंगा। क्रिकेट में एक इस्तेलाह है कि बेस्ट डिफेंस इज टू अटैक, तो वही कर रहा है वो। देखें जैसे ही उसने 2-4 शॉट्स लगाई हैं तो इन्हें बाबर साहब ने सारी फील्ड पीछे ले ली, तो ताकि वो इजीली सिंगल देना स्टार्ट हो गया। तो अभी ये पूरा डिपेंड करता है, जिस तरह बिल्कुल खालिद ने बिल्कुल ठीक किया, अब ये स्पिनर्स पे डिपेंड करता है कि वो उसको कहाँ फंसाते हैं। देखिए बैट्समैन गलती नहीं करता कभी भी, बॉलर का काम है उससे गलती करवाना। अब आप उसको वेरिएशन में फंसाएंगे। नुमान ने अच्छी बॉलिंग की है, यासिर ने भी ठीक की है बॉलिंग, तो आपको स्कोर कंटेन भी करना है और विकेटें भी लेनी है। और बिल्कुल नोकिया की बात है, जैसे नॉट तो उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, और जो उसने पाकिस्तान की विकेटों के हिसाब से बॉलिंग की है। एक पीछे मार, देखिए बैट्समैन को आपको डिस्टर्ब करना पड़ेगा कहीं ना कहीं पे आपको। ये नहीं है कि आप उसको गुड लेंथ पे डाली जाओगे, तो वो नहीं, आप स्विंग तो कर रहा नहीं है विकेट, तो आपको स्लिप में या कॉट बिहाइंड कम ही मिलेंगे। तो उसने अच्छी बॉलिंग की, बहुत अच्छी बॉलिंग की है। अब पाकिस्तान को भी ऐसे ही चाहिए ना। अब पाकिस्तान शाहीन अफरीदी में तो किसी को लगता है कि वो आके जस्ट बॉल छोड़ रहा है, कुछ कर रहा ही नहीं है, उसमें वो नजर नहीं आता, कुछ जज्बा नजर नहीं आता। मतलब आउट करने की कोशिश ही नहीं कर रहा हो, कि बस आके बॉल डिलीवर कर रहा है। तो देखें बिल्कुल डिपेंड करता है कल पहले सेशन पे। हमेशा यही होता है कि पहला सेशन सुबह का कैसे जाता है। अगर जल्द से जल्द आउट करते हैं उनको तो इंशाल्लाह विन करेंगे। वैसे पाकिस्तान के हाथ में है काफी हद तक मैचेस, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को भी ये विन करना चाहिए। जी जी मैं सिर्फ यहाँ पे ये ऐड करूंगा कि मैंने नोट किया था कि नोमान तो चलो अपना पहला टेस्ट दूसरा टेस्ट खेल रहा है, यासिर शाह ने भी, उसने एक और दो 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 दोनों को बाउंड्रीज लगाई हैं। तो शाह साहब जो है वो बॉल उन्होंने स्प्रे करना शुरू कर दिया था। एक बॉल इधर जा रही है, एक उसने वहां डाल दी है, क्योंकि अगर तो स्पिनर ने विकेट लेनी है, जहां ये शॉट मार रहा है वहीं से ये विकेट देगा। अगर आप उसकी बॉल, उसकी शॉट्स वाली बॉल को चेंज करके ये कोशिश करेंगे कि कहीं ये बाउंड्री ना मार ले, फिर वो मारता ही जाएगा, क्योंकि वो आप खुद अपनी लाइन पे जो है ना फोकस नहीं कर सकेंगे। तो
ठीक है, जहां एक दो लगेंगी वहीं पे विकेट निकलने का चांस भी आएगा, लेकिन जाती तौर पे मैं ये समझता हूँ कि कल इनको सीमर्स के साथ स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि सुबह आते ही डी कॉक को अगर ये आउट कर लें जिस तरह पहले टेस्ट की दूसरी इनिंग में किया था, तो बाकी तो मेरा ख्याल है कि बाकी एक तो ये है कि स्कोर की स्पीड रुक जाएगी, उसके बाद बाकी विकेटें जो है वो निकल सकती हैं। लेकिन मैं एक जी दफा फिर वापस एक बात जाऊंगा, क्योंकि नामान का ये दूसरा टेस्ट है तो बेचारा प्रेशर में था, वरना वो जो एलबीडब्ल्यू था बवूमा का, उस तरह के एलबीडब्ल्यू पे बॉलर कैप्टन को कहते होते हैं रिव्यू लो, वो बेचारा इतना कंफ्यूज था, रिजवान से पूछ रहा था, बाबर को तो पता ही नहीं था क्या हुआ है, और रिजवान साहब ऑलरेडी एक कैच ड्रॉप करके बैठे हुए थे उसका बवूमा का, और फिर नहीं जी बाहर जा रही है, बाहर जा रही है। तो मेरा ख्याल है बाज बॉलर का भी जो है ना, एक तो उसकी अंडरस्टैंडिंग और कॉन्फिडेंस रिव्यूज में बहुत ज्यादा जो है ना इम्पोर्टेंट होती है। एक मैं आपको रेफरेंस कोट करूंगा, जब चैंपियंस ट्रॉफी में युवराज को आउट किया था शादाब ने वो जोर लगा के रिव्यू लिया था कि पहले बॉल जो है टो पे लगी है। तो आज वो नवान बेचारा वहाँ जो है वो अपने अपने आप को इन्फोर्स नहीं कर सका, तो मैं आई होप कि वो वाला डिसीजन ना रिव्यू लेने का कल इनको लड़ना जाए। मुझे मुझे ये लगता है जो होगा कि नोमान ने पिछले टेस्ट में बहुत अच्छी बॉलिंग की है, ठीक है, सारे कह रहे हैं कि फर्स्ट क्लास में वो एक्सपीरियंस है, उसको पता है कैसे बॉल करने हैं। इनके पास कोई प्लान नहीं है, नुमान को इन्होंने कोई प्लान नहीं दिया। अगर आपके पास प्लान हो ना कि यार मैंने बॉल मिडिल स्टंप पे करना है, मिडिल एंड ऑफ पे करना है, तो आप श्योर होते हैं। जब उसको पता ही नहीं है मैंने बॉल किधर किया है, जब आपके पास एक हो ना डायरेक्शन के यार मैंने इधर ही बॉल करना है, इसी लाइन पे करना है, तो वो कॉन्फिडेंट होगा कि यार नहीं ये लो, इसको ये लग रही थी, क्योंकि इस सामने है ही नहीं। और दूसरा ये है कि नोमान को बहुत लंबा स्पेल करना पड़ेगा कल अगर ये कुछ करना चाहते हैं, बिकॉज वो करता है कंटेन, वो बड़ा एक्सपीरियंस बॉलर है। तो ठीक है सीमर से स्टार्ट करें, लेकिन नुमान को लंबा स्पेल करवाएं, कभी यासिर को दूसरे एंड से ले आए ताकि एक तरफ से वो रन्स रोके, कंटेन करे, फिर उसके बाद हसन अली को ले आए, बाकी बॉलर्स को रेस्ट करें, और उसमें एबिलिटी भी है कि लॉन्ग स्पेल करने की, एक जगह पे बॉल करने की। तो उसके मुझे यही लगता है कि उस बेचारे को नहीं पता था। दूसरी एक चीज मैंने नोट की, शायद आपने की हो या ना, ये हो कि बाबर आजम स्लिप में नहीं खड़ा होता, वो साइडों पे है, तो उसको नहीं पता कि बॉल किधर जा रही है। पहले सरफराज होता था, वो कीपर होता था, उसी ने डिसीजन लेना है। अब जब रिजवान खड़ा है तो उसको ये नहीं लग रहा कि भाई मैंने डिसीजन लेना है, वो उस चीज पे ज्यादा फोकस भी नहीं कर रहा। तो बाबर को ये चाहिए या तो स्लिप में खड़ा हो, वरना रिव्यू इसी तरह वो लूज करता रहेगा। साइड से क्या पता चलता है आपको। जी हाँ, जी हाँ। और फिर एक आबद अली साहब ने वो रिव्यू जाया करवाया, कैच क्लेम कर रहा था। तो काशिफ आप मतलब आज इन्होंने बैटिंग का चांस तो जाया कर दिया, जो इन्होंने करना था वो कर लिया, लेकिन इनको एक फिर चांस मिल गया है शाम में, तो अब सुबह जो है देखना है कि ये आपके ख्याल में काशिफ कितनी लीड जो है पाकिस्तान का टारगेट होगी कल? देखिए 200 से पहले इनको आउट करना चाहिए, और उनका प्लान भी यही होगा पाकिस्तान का यकीनन, कि इनको हम 200 से पहले किसी तरह आउट करें। तो और कोशिश भी उनकी यही होगी, देखें कंटेन करें, स्कोर कंटेन करें, और साथ में विकेटें निकालें, डिफेंसिव पे मत जाएं ज्यादा। देखिए कितना मार, मतलब अगर आप बहुत ज्यादा अच्छा खेल गया ना दीपक, तो फिर तो एक अलग बात है, लेकिन वो क्योंकि अंडर प्रेशर है तो कहीं ना कहीं वो गलती करेगा, आप उसको गलती कराने पे करने में मजबूर करें, बेशक आपके पेसर्स हैं या बेशक आपके स्पिनर हैं। तो मेरा तो ख्याल है कि 200 से पहले आउट करने की कोशिश करेंगे उन्हें, तो 60 से 70 तक की लीड लेनी चाहिए इन्हें। देखिए और फिर कोशिश तो वो करेंगे कि आते ही सारे आउट हो जाए। नहीं आते तो और खैर क्या। इतना तो कभी भी नहीं होता, कि प्लान तो उनका यही होगा कि 200 से पहले आउट करने का। जी बिल्कुल। देखिए जिस तरह डीकॉक मार रहे हैं ना, तो उसको ठीक है, इतना यानी कि इतना ज्यादा अटैकिंग भी ना हो, जी जी बिल्कुल। तो उसका ये कर दें कि ठीक है ऊपर सीढ़ियां भी लगा लें, डीप मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग लें,
और नुमान और यासिर से बॉल करवाएं उसको एक तरफ से, क्योंकि वो अटैक कर रहा है, लॉन्ग ऑन पे भी मारने जाएगा, हल्का सा स्पिन होगा तो वो साइड पे जाएगा। और मुझे यही लगता है, उसे प्रिडिक्शन ही समझ लें कि अगर इस तरह हुआ तो वो उसका रेंज ही वही है। अगर डीप मिड विकेट डीप स्क्वायर लेग नहीं लेते, अगर अटैकिंग पे जाते हैं तो फिर तो वो मारता रहेगा, 50 हो जाएगा, 50 के बाद ये रुकने वाला नहीं है, ये 100 पे ही जाएगा। जी, मैं अटैक से मतलब ये नहीं था कि आप उसको, मैंने यही कहा कि डिफेंस भी करें और साथ मतलब स्कोर कंटेन भी करें और अटैक भी करें। तो वही वही चीज़ है ना। देखिए, अगर आप बाज औकात जो आपकी लंबी फील्ड लेते हैं, पीछे फील्ड लेते हैं, तो वो भी आपका अटैक ही होता है एक किस्म का, कि मतलब आपने सारे फील्डर ऊपर चढ़ा लिया तो वो कहाँ पे मारेगा। तो वो वाली बात करता है कि कंटेन भी जरूरी करना पड़ेगा साथ, और उसको खुला भी ना छोड़े ना बिल्कुल। मतलब इतना भी खुला ना छोड़ दे कि चलो फील्ड पीछे कर लिए सारे, वो सिंगल डबल करके पूरी मैच की सिचुएशन चेंज हो जाएगी अगर उसको लंबा खेलने दिया। तो यही है कि उसको मतलब कंटेन करें और जल्दी से जल्दी आउट करने का। अगर वो लंबा जाता है तो जाहिर है ऑटोमेटिकली वो स्कोर करेगा। मेरे ख्याल में एक दूसरी चीज ये है कि शाहीन पे टाइम जाया ना करें, वो इस वक्त बहुत आउट ऑफ फॉर्म है, तो जी उस बिल्कुल। पे तो टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है। अब मैं एक तरफ आ रहा हूँ मैच से हटके, मैं ये देख रहा हूँ कि फहीम जो है उसने अपनी बैटिंग पे बहुत काम किया है, ऐसा लग रहा है। काफी डिफरेंट बैट्समैन लग रहा है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस और जिस तरह वो खेल रहा है, जिसने भी उसको हेल्प की है। और दूसरा, उसने बॉलिंग में अपनी ना स्पीड कम कर ली है, लेकिन स्पीड कम करने के साथ उसने अपनी लाइन और लेंथ को बहुत बेहतर कर लिया है, लिहाजा वो बहुत इकोनॉमिकल है और विकेट भी उसने लेके दी है आज। तो मेरा ख्याल है कि वो अब उस अब वो उस ऑलराउंडर बनने की तरफ चल पड़ा है जिसकी पाकिस्तान की टीम में इस वक्त जरूरत है। और इसके साथ साथ मैं एक चीज, मैंने एक अपने उसका रजाक का बयान पढ़ा है कि मुझे अगर आप चांस दें तो मैं फहीम और हसन अली को एक वीक में पावर हिटर बना दूंगा। इसके बारे में अभी खालिद अपने ख्याल का इजहार कर दीजिएगा। मैं ठीक है। फहीम अशरफ के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। फहीम अशरफ को बिग बैश की ऑफर हुई थी, तो इसने पीसीबी से जब पूछा तो पीसीबी ने कहा जी आप हमारे प्लान का हिस्सा नहीं है, आप डोमेस्टिक खेलें, अगर डोमेस्टिक में आप परफॉर्म करते हैं तो फिर हम आपको सोचेंगे। तो उसने बिग बैश को विड्रॉ किया, बिग बैश खेलने नहीं गया, तो डोमेस्टिक में उसने परफॉर्म किया और फिर वो दोबारा टीम में आया। तो बहुत अच्छी उसने मतलब बहुत अच्छा फैसला था उसका। बाकी देखें, बैटिंग तो उसकी हो गई इम्प्रूव, उसका ये मतलब नहीं है कि वो अपनी बॉलिंग पे तवज्जो न दे, अपना पेस कम कर ले। तो देखें, उसको भी आउट करना पड़ेगा। अगर वो आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो ना, तो आपका ये काम नहीं है कि आके बस आप ओवर निकालते जाओ, तो भाई आउट करोगे ना। अपनी बॉलिंग पे और भी तवज्जो दो अपनी बैटिंग के साथ साथ, देखिए, आउट तो ताकि उसने करके दिया, आपको पहले मैच में भी दिया, आज भी दिया है। देखें ये देखो, आउट बैट्समैन हुआ है, ये आउट किया नहीं है उसने। सॉरी सॉरी टू से, मतलब वो तेज खेलने जा रहा था। तो इस तरह के ये वाले आउट नहीं होते, आउट करना पड़ता है आपको, जान मारे ना, पता चले आपको। अब आके आप सीधा सीधा बॉल करें 130-32 पे आप बॉल किए जा रहे हैं, तो भाई ये नहीं होता ना। तो उसको बॉलिंग पे भी मेहनत करनी चाहिए, मजीद मेहनत की बहुत जरूरत है उसे। उसको ये नहीं है कि जहाँ पे अपने आप को रिलैक्स फील शुरू कर दे कि जी मैं सब टीम का हिस्सा बन गया हूँ तो बस। तो शाहीन अफरीदी के साथ भी यही हो रहा है, इसी वजह से। बस वो समझता है कि मैं टीम का हिस्सा हूँ, तो वहाँ के बस नॉर्मली बॉल छोड़ रहा है, मेहनत नहीं कर रहा। आपकी बॉडी लैंग्वेज ही नजर नहीं आती उसकी, शाहीन अफरीदी की। जी। अच्छा, वो शहजाद भाई, ये रजाक ने वर्ल्ड कप में भी एक बयान दिया था जो लास्ट, और उसने पांड्या के बारे में भी यही बोला था कि अच्छा, ये मुझे दे दो। आपको पता है? नहीं ये नहीं है। उसने यही रजाक के बात बयान पे नो कमेंट्स। उसने यही बात की थी रजाक ने कि पांड्या को मुझे दे दो, मैं इसको वर्ल्ड का बेस्ट ऑलराउंडर बना दूंगा, हार्दिक पांड्या को। तो उसने यही बात की है। तो इसने ये कहा था कि मैं दुबई में ट्रेन करूंगा, और इस तरह की बात हुई थी। खैर, अच्छा, जहां तक फहीम अशरफ का है, यस, ही इज डूइंग रियली वेल, वेरी कंसिस्टेंट बैटिंग के लिए। और ये मैंने देखा है कि उसकी जो हंगर है और पेस है बॉलिंग में, वो नहीं है जो आज से 1.5-2 साल पहले फहीम था। और उसको सारे यही कह रहे थे कि यार ये बॉलिंग ऑलराउंडर है, और उसकी पेस भी कम लग रही है, साफ उसका बॉल अंदर आता था,
वो भी मूवमेंट भी काफी स्लो है, लेकिन एक थोड़ा सा लोगों को और प्लेयर्स को सबको पता चल गया कि यस ही हैज गॉट द एबिलिटी टू compete या कंपेयर विद अजहर महमूद, रजाक, जो पहले ऑलराउंडर थे। लेकिन अगर आप कंपेयर करें पहले ऑलराउंडर्स में से, तो अजहर भी कभी कभी नंबर 3 आ जाता था, अब्दुल रजाक भी आ जाता था। जब जब सचिन बैटिंग करने आता था तो अब्दुल रजाक को ले आते थे, वो उसको बोल्ड करता था ज्यादा। और अजहर ने भी काफी आउट किए हैं, यानी कि इसको फ्यूचर में 5-5 आउट भी करने पड़ेंगे और थोड़ी सी जान लेके आनी होगी उसको बॉलिंग में भी। अभी वो आ रहा है एट द मोमेंट कंटेन बॉलर, दूसरे बॉलर को रेस्ट करवा दो, आके बॉल कर दिए। वो ना बॉल मार नहीं रहा जिस तरह हसन अली बॉल कर रहा है, वो बस छोड़ रहा है। मुझे लगता है इसने थोड़ा सा एक्शन भी चेंज किया है चेंज उस, हुआ है। उसके एक्शन की, जो उसका पहला एक्शन था ना, तो उसकी गेंद तेज उस वजह से निकलती थी। वो एक आर्म बिल्कुल रास्ते से हटा देता था और वो एक आर्म उसकी बिल्कुल फ्री जाती थी, उस चीज की वजह से पेस निकलती थी। शायद इस वजह से भी पेस ड्रॉप हुई हो उसकी। बिल्कुल, उसको वो चीज नजर नहीं आ रही। प्रोबेबली इनको बायोमैकेनिक्स में देखना पड़ेगा, उसकी बॉडी नहीं लग रही बॉल पे। बिल्कुल, और वो 140 तक पेस था उसका, 140, 139, बल्कि 140 से अबव भी जाता था। वो अब आके अब आपको 130-32 पे गेंद कर रहा था, तो इसमें डेफिनेटली बहुत कुछ, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत कुछ गलत है। तो उसको बहुत ज्यादा मतलब मेहनत करने की जरूरत है। यहाँ ये है कि एक देखें, इस वक्त मिडिल ऑर्डर में हम बैट्समैन तो स्ट्रगल हमारे कर ही रहे हैं। अब स्मिथ भी लेग स्पिनर आया था, तो 2 डाउन बन गया बैट्समैन। प्लेयर चेंज भी हो जाते हैं, और हो सकता है कि ये डेवलप इनटू ए फुल बैट्समैन। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन देखिए इसका ये मतलब नहीं है कि आप बॉलिंग छोड़ दो। इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप सिर्फ बैट्समैन ही बन जाओ ना। आपके पास है एक एबिलिटी है, लाइक देखें, अगर आप रजाक क्यों बनना चाह रहे हो, आप कैलिस बनो ना। नहीं, मैं कैलिस क्यों नहीं बनते आप? एक बात कर रहा हूँ, जी स्मिथ बॉलिंग नहीं करता। लेग। बिल्कुल 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 सही हाँ, बात कर रहे हैं हाँ, आप। शोएब मलिक भी तो एज ए बॉलर आया था। बहुत सारी मिसालें हैं। जी बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे तो खैर वो नहीं था। नासिर हुसैन जो है, ओरिजिनली स्पिनर था जब ये स्कूल लेवल पे खेल रहा था। जी जी, ये और तो ये और एथरटन, मैंने इसका इंटरव्यू सुना है, और ये बहुत अच्छा स्पिनर था। तो मेरा ख्याल है जी अब शो को बंद करते हैं, और क्योंकि तकरीबन 4-5 घंटे में गेम शुरू हो जाएगी, और मुझे लग रहा है कि बॉल 1 से बैठ के कुछ करवाना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और नाजरीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए और हमें अपनी जो आरा से आगाह करते रहिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।